हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है। आज मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम पर महसूस होता था कि मैं प्यार की एक नई दास्तान लिखने जा रही हूँ। उसके चेहरे की पहली झलक देखने का इंतजार था, जिसके बारे में मैंने सपने में सोचा था। जिस दिन मेरा बीए का रिजल्ट आया, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब मैं अपनी दोस्तों के साथ चर्चा कर रही थी कि आगे कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन माँ की बातें सुनकर मेरी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। उन्होंने कहा, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर पर बैठो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनका भी पढ़ाई का खर्च है। इसके अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं। अब तुम्हारे पिता अकेले क्या क्या देखेंगे। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मगर माँ, आप जानती हैं कि आगे पढ़ना मेरा सपना है। मेरी सारी सहेलियां आगे एडमिशन ले रही हैं, मुझे भी पढ़ना है। लेकिन उनकी ना नहीं में कोई बदलाव नहीं हुआ। बस रहने दो। तुमसे छोटी भी दो बहनें हैं, उनको भी मैंने अपने घर बार का करना है। अब तुम आगे पढ़ाई को भूल जाओ। अब जो भी करना होगा ससुराल में जाकर कर लेना। मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हूँ। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मैं जवान लड़कियों की जिम्मेदारी ज्यादा समय तक उठाने के हक में नहीं हूँ। जो मैंने कह दिया, इसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैं अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। माँ का अंदाज बहुत कठोर था। पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, अपनी माँ से पूछ लो, जैसा वह कहती हैं वैसा ही कर लो। लेकिन मैं जानती थी कि माँ का फैसला क्या होगा। हमारे मोहल्ले में एक सुनीता आंटी रहती थी। पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियों का रिश्ता वहीं करती थी। माँ ने तो अब सुनीता को घर में बुलाना शुरू कर दिया था और हर दूसरे तीसरे दिन आंटी किसी न किसी को घर में लेकर आती थीं। मैं अच्छे कदकाठी की लड़की थी और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों माँ को उनका दामाद अभी तक नहीं मिल रहा था। न जाने वह क्या चाहती थीं। एक दिन मुझे उनके इरादों की खबर हो गई, जब वह एक दिन रिश्ते वाले पर बरस पड़ी थीं। उस दिन आंटी अपने साथ एक औरत और एक 50 का आदमी लेकर आई थीं। जो आदमी काला, मोटा और भद्दे शक्ल का था, उसे देखकर मुझे डर से झुरझुरी आ गई। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर ये दोनों पति पत्नी देखने में इतने डरावने हैं, तो उनका बेटा भी जरूर इनसे ही होगा। जब माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में चाय लाने को कहा, तो मेरा बिल्कुल भी ड्राइंग रूम में जाने का मन नहीं था। लेकिन मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो माँ मुझसे गुस्से से डांट देती और मैं हमेशा उनके गुस्से से डरती थी। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का माहौल बहुत ही भारी लग रहा था। माँ बहुत गुस्से में थीं और उनके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मार देंगी। वह औरत मुझे देखकर कहने लगी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमारे भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी। उनकी बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। फिर वह आदमी कहने लगा, दीदी, बात आपकी ठीक है, यह लड़की मेरे साथ खूब जचेगी। उसकी बात पर मैंने हैरानी से सिर उठाकर उसे देखा। वहीं माँ के चेहरे पर भी नापसंदगी के भाव फैल गए थे। माँ मुझसे गुस्से से बोली, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद मेहमानों को चाय दे दूंगी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। इन लोगों पर की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की। मैं तो उसे लड़के का पिता समझ रही थी और वह खुद मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। उन लोगों के जाने के बाद माँ आंटी पर बुरी तरह बरस पड़ी और आंटी ने भी कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वह अपने भाई का रिश्ता डाल देगी, जबकि घर से तो वह मुझे यही कहकर आई थी कि वह अपने बेटे की ही शादी करना चाहती है। माँ ने आंटी को खूब सुनाई कि अब आगे जिसको भी लेकर आना, खूब छानबीन करके लाना। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो हर ऐरे गैरे के सामने मुंह उठाकर चली जाए। कुछ समय तक तो आंटी ने भी माँ की बातों पर मुंह फुलाए रखा, लेकिन फिर एक दिन वह हाँफते हाँफते माँ के पास आई और बोली, अरे बहन, तुम्हारी बेटी राज करेगी, लाखों में खेलेगी। जो भी सुनेगा उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत इतनी शानदार हो सकती है। आंटी की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे और माँ भी रिश्ते की जानकारी जानने के लिए बेताब नजर आ रही थीं। जब से ताई की तीनों बेटियों के रिश्ते तय हुए थे, तब से माँ हाथ में सरसों जमाना चाहती थीं।
वह सुनीता आंटी बार बार यही कह रही थीं कि कोई ऐसा रिश्ता दिखाओ जो चट मंगनी पट विवाह वाला मुहावरा सच साबित कर दिखाए। मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर में रुखसत कर देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि माँ ताई की वजह से ऐसा कह रही हैं। जब से उनकी तीनों बेटियों के एक साथ रिश्ते तय हुए थे, उनके तेवर ही बदल गई थीं। वह इंसान को इंसान ही नहीं समझती थीं और उनके रवैये से माँ हमेशा बेचैन रहती थीं। और अब भी कल वह ताई के घर से जब से वापस आई थीं, तब से बहुत गुस्से में थीं और बार बार बड़बड़ाए जा रही थीं। ताई की बेटियां मुझसे 2-4 साल बड़ी थीं और एक मेरी उम्र की थी, और अब ताई को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है जो हर कोई उसकी शादी के पीछे पड़ गया है। जब से उस औरत की तीनों बेटियों के रिश्ते हो गए हैं, तब से वह खुद को सयानी समझने लगी है, जैसे उसे सबके बारे में बात करने का हक मिल गया है। माँ गुस्से से लगातार बड़बड़ाए जा रही थीं और मैं चुपचाप उनके गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अब जब सुनीता आंटी ने यह खुशखबरी सुनाई, तो माँ के दिल की मुराद भी बढ़ गई। माँ ने पिता से खातिरदारी के नाम पर खूब पैसे ले लिए। कहने लगीं, आने वाले मेहमान बहुत अमीर लोग हैं, उनकी खातिरदारी के लिए भी अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे। पिता ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी के लोगों में देखा करो। ऊंचे लोगों में रिश्ते करने से बहुत सारे मुद्दे पैदा हो जाते हैं। मेरी माँ ने अपने नाक से जैसे मक्खी उड़ाई और बोली, जब हमारी बेटी लाखों में खेलेगी, अपने घर पर राज करेगी, तो तुम देखना, तुम खुद मेरी दूरदर्शिता की तारीफ करोगे। पिता ने चुपचाप पैसे निकालकर माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने घर की मुझसे सफाई करवाई, नए पर्दे और नए कुशन लगवाए। फिर मुझे पैसे देकर बोलीं, अपना अच्छा सा फेशियल करवा लो और बाल भी आजकल के नए जमाने के अंदाज में कटवा लो। देखती नहीं हो तुम्हारी ताई की बेटियां कैसे फैशन करती हैं और कैसे उन्होंने अपने मामूली शक्लों सूरत को भी रगड़ाकर खूबसूरत बना लिया है। माँ की यह रगड़ाने वाली सलाह पर मुझे हंसी आ गई। फिर जिस दिन मेहमान आने वाले थे, उसी दिन मैं माँ के कहने के मुताबिक पार्लर चली गई थी। मैं भी दिल ही दिल में यह चाहती थी कि इस जगह पर मेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि एक तो मेरी माँ की टेंशन खत्म हो जाती और दूसरा, जब से मैंने ये सुना था कि वो लड़का अमेरिका में रहता है और अपनी पत्नी को भी शादी करके अमेरिका में ले जाना चाहता है, तब से जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को अमेरिका में घूमते फिरते हुए देखने लगी थी। हालांकि इससे पहले मुझे शादी का कोई शौक नहीं था और न ही मैंने कभी आम लड़कियों की तरह सपने सजाए थे। लेकिन अब जब से माँ हर समय शादी की रट लगाए रखी थी, तब से मैं भी अपने होने वाले पति के बारे में सोचने लगी थी। न जाने वो कौन होगा जो मेरी जिंदगी में शामिल होगा, वो कैसा होगा। मैं भी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई बांटूं, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं और जिसका हाथ थाम कर मैं दूर तक चलती जाऊं। अक्सर मैं इन ख्यालों में खो जाती थी। पार्लर से तैयार होकर जब मैं घर आई, तो माँ मुझे देखकर हैरान रह गईं। मेरे चेहरे पर न्यू मेकअप लुक देखकर माँ भी मुझे सराहे बिना नहीं रह सकीं। जब मेहमानों ने मुझे देखा, तो उन्हें मैं बेहद पसंद आई। आज ही उन्होंने मेरे हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए थे और माँ बाप से कहने लगे, आप लोग भी जल्दी हमारे घर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उनकी तरफ से मेरे लिए स्पष्ट पसंदगी की मुहर पाकर माँ के तो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे। माँ बहुत खुश थीं, लेकिन पिता इतनी जल्दी कोई फैसला करने पर तैयार नहीं थे। पापा का कहना था, शादी विवाह के मामले हैं, सोच समझकर फैसला करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, उम्र भर का साथ होता है, लड़की और लड़के का। भगवान ना करें कुछ ऊंच नीच हो गई तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ को तो बस जल्दी ही करनी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ बाप लड़के को देखने के लिए गए, तो मैं बेकरारी से उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी बहन मेरी बेकरारी देखकर मुझे चिढ़ाने लगी, दीदी क्या बात है, आपने आज से पहले तो माँ बाप का कभी इतनी तड़प के साथ इंतजार नहीं किया था। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से शर्मा गई थी। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। माँ बाप को वे लोग बहुत पसंद आए थे और लड़के ने भी माँ बाप से वीडियो कॉल पर बात की थी। माँ कहने लगीं, लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक कमी थी, वे लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, क्योंकि मेरा होने वाला पति रितेश वहाँ अकेला रहता था और वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए, ताकि उसकी तन्हाई दूर हो सके और कोई उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो।
और ये लोग 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी रितेश के साथ शादी करके मेरे कागजात बनवाने पर जोर देने लगे थे। उन्होंने अपने बेटे रितेश को फ़ोन कर दिया था कि रिश्ता डन है, तुम अमेरिका से टिकट कटाकर फ़ौरन इंडिया आ जाओ, जल्दी जल्दी शादी करके 1 ही हफ्ते में सब कुछ निपटाना था और फिर 1 हफ्ते के बाद अमेरिका के लिए निकल भी जाना था। इस जल्दबाजी पर मेरे पापा हैरान थे, जबकि मेरी माँ को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पिता इतनी जल्दी फैसला करने के खिलाफ थे। बोले, अभी समय है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, सोच समझ लो। आखिर क्या वजह है कि वे लोग इतना जल्दी मचा रहे हैं? वे लोग पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि रितेश जैसा हैंडसम बिजनेसमैन लड़का हम जैसे मामूली घर में रिश्ता जोड़ रहा है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी बेटी को अमेरिका भी लेकर जा रहा है? मुझे कोई और ही गड़बड़ लग रही है। अब की बार माँ ने सिर थाम लिया। बोली, आपको हर बात में शक करने की आदत है। भला हमारी बेटी में क्या कमी है? वह लाखों में एक है और वे लोग तो उसे देखते ही पसंद कर गए थे। अब जब परिवार के बाकी लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी का इतना अच्छा नसीब है, तो आप देखिएगा, जल जल कर मर जाएंगे सब लोग। माँ परिवार को जलाने की खुशी में पिता की किसी भी दलील को ध्यान में नहीं ला रही थीं, और फिर वही हुआ जो माँ चाह रही थीं। दरअसल मेरी भी यही इच्छा थी। जब से मैंने रितेश की तस्वीर देखी थी, तब से उसे अपने सपनों में सजा लिया था। वह ऐसा था कि उसे देखकर इंसान मोहित हो जाए। माँ के कहने पर मैं भी वीडियो कॉल पर रितेश से बात की थी। उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। नज़रें शर्म से झुक गई थीं। यह शर्म नेचुरल थी। मैं अपने होने वाले पति से पहली बार आमने सामने बात कर रही थी, लेकिन उसकी प्यारी, खूबसूरत और मोहब्बत भरी आवाज़ से मैं जल्द ही रिलैक्स हो गई थी। उसके साथ मैं हल्की फुल्की बातें की थी। उसने मुझे धीरे धीरे विश्वास में ले लिया था। वह वैसा ही खूबसूरत था जैसा कि तस्वीर में दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा गम था, चेहरे पर दुख की परछाइयां नजर आ रही थीं। क्या उसे इस नए रिश्ते में बंधने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी? वह चुपचाप मुझे देख रहा था। रितेश की माँ मेरी उंगली में रितेश की तरफ से अंगूठी पहनकर मांगनी की रस्म कर गई थी। फिर मंगनी की तामझाम के बाद वे लोग तोहफे वगैरह देकर लौट गए। उनके जाने के बाद जब मैंने ये तोहफे खोले, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेहतरीन कपड़े, गहने और क्या कुछ नहीं था जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए लेकर आए थे। ऐसा मेकअप मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा था, और अब जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने में थीं, तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं आ रही थी। माँ भी मुझे खुश देखकर निहाल हो रही थीं। समय जैसे उड़ने लगा था, और फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि रितेश अमेरिका से आ चुका है और 3 दिन बाद तुम्हारी और रितेश की शादी है। शादी बहुत ही सादगी से होगी। मेरा दिल फिर से नए सपने सजने लगा था, लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। रितेश के घर से कॉल आया कि रितेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट आई है। वह अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिलहाल शादी वक्त पर करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सारे पेपर तैयार हो चुके थे। पेपर्स की थोड़ी सी कार्यवाही रह गई थी, जो शादी के अगले दिन पूरी होनी थी, और फिर हल यह निकला कि रितेश व्हीलचेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की रस्में पूरी करेंगे। मेरा दिल यह सोचकर उदास हो गया था। शादी को लेकर मैं बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन खैर, मैं इसी पर भगवान का धन्यवाद किया था कि रितेश को ज्यादा चोट नहीं आई थी। बस उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था, जो कुछ ही दिन में ठीक हो जाना था। खैर, तीसरे दिन मेरी और रितेश की शादी बहुत ही सादगी से हो गई थी। विदाई अब भी नहीं हुई थी। रितेश का कहना था कि वह अपनी दुल्हन को विदा करके सीधा अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन शादी के चौथे दिन ही एक और अजीब सी खबर सुनने को मिली कि रितेश अमेरिका वापस चला गया है। और रितेश इतने दिन तक नहीं रुक सकता था, इसलिए वह वापस चला गया। जब मेरे पेपर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद रितेश मुझे अमेरिका बुला लेगा। इन सारे अजीब अजीब प्रॉब्लम्स में मैं बेचैन होने लगी थी। अब तो मेरी माँ भी परेशान हो गई थी। जब देखो, रोज़ एक नया मसला खड़ा हो जाता था। खैर, मैं अपने दिल को समझ लिया था। जो भी था, अब मैं रितेश की पत्नी थी, वह मेरा पति था, और मैं कुछ ही दिनों में विदा होकर उसके पास अमेरिका चली जाती। मुझे रितेश ने अपने पास बुलाने के लिए कागजात बनवाने शुरू कर दिए थे। कभी कभार वह मुझे कॉल करता और थोड़ी सी बात करने के बाद फ़ोन बंद कर देता। मैं चाहती थी कि वह मुझसे ढेर सारी बातें करे, अपने दिल की, अपनी बेचैनियों को मुझे बताएं, लेकिन वह हालचाल पूछने के बाद फ़ोन बंद कर देता था।
मैं सोचती रहती कि मैं उससे ये बात करूंगी, वो कहूंगी, लेकिन वो सारी बातें मेरे दिल में ही रह जाती थीं और मेरा पति फ़ोन बंद कर देता था। ताई की तीनों बेटियां विदा होकर अपने घर चली गई थीं। जब से मेरा रिश्ता रितेश के साथ हुआ था, तब से ताई की तनी हुई गर्दन में कमी आ गई थी। वह अभी तक इस बात पर हैरान थी कि मेरी शादी इतने ऊंचे घराने में कैसे हो सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन यही सच था और मुझे अपनी किस्मत पर अब गर्व हो रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने पति के पास चले जाना था। मेरे घर वाले बिना पति के मुझे विदा करने पर तैयार नहीं थे, लेकिन ससुराल वालों का कहना था कि अभी रितेश वापस नहीं आ सकता, उसके बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है। और यूं भी हम प्रिया को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर माँ बाप कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने बहुत बातें बनाई थीं कि बिना दूल्हे के दुल्हन को कौन विदा करता है, मगर माँ बाप ने किसी की एक भी नहीं सुनी। फिर जब मैं एयरपोर्ट से रवाना हुई, तो तब आखिरी बार माँ बाप से मिलते हुए मेरी पलकें भीग गई थीं। मैं उनसे कभी एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुई थी, कभी दूसरे शहर भी नहीं गई थी। अब अचानक से दूसरे देश चले जाना मेरे लिए खुशी की बात होने के साथ साथ यह बात दुख का भी कारण थी कि न जाने कब मैं फिर से अपने माँ बाप और भाई बहनों से मिल सकूंगी। उनसे मिलते हुए मैं विदा हो गई थी। फिर जब मैं प्लेन में जाकर बैठी तो भविष्य के सुनहरे सपने मेरी आंखों में सज गए थे और मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी थी, जिससे मैं मिलने जा रही थी। जाने वह कैसा होगा, वह मेरा कैसे स्वागत करेगा। मेरे साथ जितनी भी बातें हुई थीं, वह मुझे बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति लगा। मुझे विश्वास था कि मैं अपनी शरारतों और मस्ती से उसकी गंभीरता को बदल दूंगी, उसे अपने रंग में रंग दूंगी। जब मैं इस अजनबी ज़मीं पर उतरी, तो मुझे लेने के लिए वहाँ एक लड़की मौजूद थी। उसने फैशन का कपड़ा पहन रखा था। मेरे फ्यूचर ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। उसने कहा, मिसेस रितेश, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं आपके पति की सेक्रेटरी हूँ। वह मुझे उस घर में ले गई जो एक बहुत बड़ा महल था, जैसे मेरे सपनों का घर। और मेरे पति भी तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे। मेरा दिल बेतरतीब ढंग से धड़कने लगा। उसने कहा, क्या आप अपने पति से इस तरह मिलना चाहती हैं, या आप पारंपरिक दुल्हनों की तरह सजा धज कर उनके सामने जाना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर मैं झिझक गई और कहा, तुम मुझे ऐसे ही उनके सामने ले चलो। उसने मेरे चेहरे पर खिलते रंगों को दिलचस्पी से देखा और फिर एक कमरे के पास छोड़कर वापस चली गई। जाते जाते उसने कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई क्योंकि मैं सफ़र से थकी हुई थी। मेरा ध्यान अपने पति की ओर चला गया। उस लड़की ने तो कहा था कि मेरे पति कमरे में हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। इस कमरे में 3-4 दरवाजे थे, न जाने मेरे पति कहाँ थे। मैं बुरी तरह से थकी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं उनका इंतज़ार करती रही और फिर आखिरकार सो गई। मुझे सोए हुए न जाने कितनी देर हो गई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे गालों को नरमी से छू रहा हो। सोते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और फिर अचानक जैसे मैं होश में आ गई। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दीं तो मैंने अपने ऊपर एक चेहरा झुका हुआ देखा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरा सांस तेज तेज चलने लगा। अब जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने मेरे पति बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा डर देखकर मुस्कुरा दिए। क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि तुम जब मुझसे पहली बार मिलोगी तो तुम मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट करोगी। उनका इशारा मेरे डर की तरफ था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं नींद में थी, इस वजह से डर गई, वरना आप इतने डरावने हरगिज नहीं। मेरे इस तुरंत जवाब पर वह हंस पड़े और फिर कहने लगे, तुम्हें ज़रूर भूख लग रही होगी, पहले कुछ खा पी लो, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। वह मुझे नज़रों से देख रहे थे और मैं झिझकते हुए नज़रें झुका गई। फिर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जब उनके पास पड़ी हुई व्हील चेयर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यह व्हील चेयर यहाँ पर किसके लिए मौजूद थी? फिर अगला दृश्य अत्यंत हैरतअंगेज था। उन्होंने किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाया। वह एक मेल अटेंडेंट था शायद। उसने मेरे पति को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद दी और मुझे कहने लगे, मुझे नीचे डाइनिंग हॉल में ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। लेकिन उस समय मैं उनकी कोई बात सुन नहीं रही थी।
मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था, आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं मुंह पर हाथ रखकर उन्हें बेयकीनी से देखती जा रही थी। मुझे तो कहा गया था कि रितेश की एक टांग में हल्का सा फ्रैक्चर था, लेकिन जिस तरह के उनकी दोनों टांगें बेजान थीं, मेरा दिल कांप रहा था। रितेश की दोनों टांगों में जान नहीं थी। मुश्किल से उसे नौकर ने दोनों टांगों को संभालकर रितेश को उस व्हील चेयर पर बिठाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने जो सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे, अब मेरे सारे सपने जैसे एक ही झटके में टूट गए थे। मेरे पति भी शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे, तभी उन्होंने इस समय मुझे बात करना जरूरी नहीं समझा और कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी खाना लेकर कमरे में आ गई, लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया। उसे कहने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी और रोते रोते निढाल हो गई। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मेरे पति मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल सकते, और इस बात को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। शादी के लिए जल्दबाजी करना, व्हील चेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी के साथ फेरे लेना, ये सब कोई हादसा नहीं था। यानी कि मेरे पति पहले से ही अपाहिज थे। उनके एक्सीडेंट की झूठी खबर मुझे बताई गई थी, ताकि जब शादी पर मेरे पति मेरे साथ शादी के साथ फेरे लें तो लोगों पर यह राज ना खुल जाए कि वह अपाहिज है। उन्होंने इस बात को इस पर्दे में छुपा दिया था कि एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी टांग में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। जल्दबाजी में मेरे पति को अमेरिका भेज दिया था। मुझे उनके साथ विदा नहीं किया था कि इंडिया में रहकर ही मुझे ये राज पता चलता तो मैं घर में शोर मचा देती। यह इतना बड़ा धोखा था कि मैं उनके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती थी। मेरे माँ बाप, मैं और सब रिश्तेदार इसी बात से धोखा खा गए थे। मैं रो रो कर अपनी आंखें सुझा चुकी थी। मेरे पति अब तक कमरे में नहीं आए थे। शायद मेरे पति भी मेरी हालत को समझते थे। वह फिर से कमरे में नहीं आए थे। शायद वह मुझे संभलने के लिए समय देना चाह रहे थे। और फिर रो धोकर मैंने अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए और खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने परिवार वालों को इस धोखे के बारे में बताऊंगी। अपनी सास से पूछूंगी कि उन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा अपाहिज है, चलने फिरने से मजबूर है, और यह बात छिपाकर मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। मेरे आंसू किसी भी तरह से थमने को नाम नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरी रितेश के साथ मुलाकात हुई थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी जब वह मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने एक झटके से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया और वह मेरे चेहरे की तरफ देखते रह गए। फिर उदासी से कहने लगे, मैं जानता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वे तुम लोगों से कोई बात न छुपाएं, तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दें। लेकिन वह कहने लगे, ये बात जानकर शायद तुम लोग शादी से इनकार कर दो। तब मैंने जख्मी नज़रों से उन्हें देखा और बोली, तो आप खुद मुझे यह बात बता देते। अब की बार वह लाजवाब हो गए। कहने लगे, मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे अलग होने का दिल नहीं चाह रहा था। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हें देखकर दिल में नई उमंगें जन्म लेने लगी थीं। मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। चाहकर भी मैं तुम्हें सच्चाई बता नहीं पा रहा था। तुम्हारी मासूमियत और सादगी देखकर मुझे यह दुख हो रहा था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। लेकिन फिर मैं स्वार्थी बन गया और सोचने लगा कि अगर यह थोड़ा सा झूठ बोलकर इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है तो मुझे चुप से काम लेना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनकी कोई बात, कोई दलील मेरे गुस्से को कम नहीं कर सकती थी। मैं अपनी जगह से उठने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया। कहने लगे, मेरी बात सुनो प्रिया, जो होना था हो गया। अब तुम मेरी पत्नी हो और यह यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। मेरे अस्तित्व में जो कमी है यह मेरे भगवान की दी हुई है। यह एक हादसे का नतीजा है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप या कसूर नहीं है। अगर तुम इस वजह से मुझे सज़ा देना चाहती हो, मुझसे दूर रहना चाहती हो, तो तुम भी गलत हो रही हो, क्योंकि जो चीज़ मेरे बस में नहीं है तुम उसकी वजह से मुझसे कैसे नाराज़ हो सकती हो। और मेरे पास भी इस सब से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने चुपचाप उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और रितेश के कहने पर ही मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि वे पहले ही मेरी वजह से परेशान हैं। उनका दिल उदास हो रहा है कि न जाने कब मैं फिर से उनसे मिलूंगी। और ऐसे में यह बात कहकर मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनके सामने खुश रहने का दिखावा करते करते मैं न जाने कब हकीकत में खुश रहने का फन सीख गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी जख्म भरने लगे थे और रितेश से जो गिला था कि उन्होंने मुझसे यह हकीकत छिपाई थी, उन्होंने मेरे इस गिले को जैसे ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत और अपनापन का एहसास दिलाया था कि मैं चाहकर भी उनसे और नाराज़ नहीं रह सकी थी। अपने दिल से उनकी मोहब्बत को दूर नहीं कर पाई थी। देखते देखते 2 साल का वक्त बीत गया था और इन 2 सालों में रितेश की मोहब्बत मेरे दिल में जैसे जड़ें जमा चुकी थीं। अपने ससुराल वालों से भी मेरे शिकवे शिकायतें खत्म हो चुके थे। मेरी सास ने भी मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी कि उन्हें शुरू में ही मुझे सच बता देना चाहिए था, मगर मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मेरे नसीब में जो था मुझे वह मिला। तब वह कहने लगीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे खुशी है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी समझदार लड़की का चुनाव किया। इस दौरान मेरे गोद में एक छोटी सी गुड़िया भी आ गई थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। रितेश के ऑफिस के सभी मामलों को उनके वर्कर्स ही देखते थे और कभी-कभी मैं भी उनके साथ ऑफिस में चली जाती थी। काफ़ी हद तक मुझे भी उनके साथ ऑफिस के मामलों की समझ आने लगी थी। अब रितेश का कहना था कि वह अपना सारा कारोबार इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। वह अब इन कोशिशों में थे क्योंकि वह बहुत समय तक अपने परिवार वालों से दूर थे। अब बाकी की जिंदगी वह अपने परिवार वालों के साथ गुजारना चाह रहे थे और मुझे भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस दौरान मेरा अपने परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क था। मम्मी ने मुझे बताया कि ताई की तीनों बेटियां अपने घर में नाखुश थीं। उनकी एक बेटी को तो तलाक हो गया था और बाकी दोनों बेटियों के भी बहुत से ससुराली मुद्दों का सामना था। ताई अपने जिन दामाद का जिक्र गर्व से करती थीं, अब वह उन्हें कोसने और बददुआएं देने लगी थीं। और उनकी वह बेटियां, जो कभी किसी को कुछ नहीं समझती थीं, अब वह जमाने के चक्रव्यूह में जैसे फंसकर रह गई थीं। ऐसे में मम्मी कहती हैं कि हमारे भगवान का हाथ हमारे सर पर है कि तुम्हारे लिए मैंने बेहतरीन फैसला किया। मुझे तो यही डर था कि कहीं सबकी नज़रें तुम्हें न खा जाएं, मगर भगवान तुम्हें बुरी नज़र से बचाया। जिस दिन हम लोग वापस आए, उस दिन मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे घर वाले भी मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। और तब पहली बार मेरे मम्मी पापा ने रितेश को देखा तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थीं। मम्मी को मैंने आंख के इशारे से चुप रहने का इशारा किया और वह इशारे को जैसे समझ गई थीं, मगर उनकी निगाहों में यह शिकवा था कि मैंने उनसे यह बात क्यों छिपाई। मैं अपने ससुराल वालों के साथ उनके घर में अपने पति के साथ ही गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं मम्मी से मिलने के लिए उनके घर गई, तो मेरी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी थी। मैंने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि माँ, रितेश का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी दोनों ही टांगें खराब हो गई थीं। मेरा रिश्ता जुड़ा था, उस समय रितेश बिल्कुल ठीक थे, तो क्या बाद में हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते तो हमारा भगवान हमसे इस बात पर खुश होता कि हम उस समय तो बहुत खुश थे जब हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला था। जब भगवान ने रितेश को अधूरा कर दिया तो क्या हम उसका साथ छोड़कर भगवान को नाराज करते। मेरी माँ मेरी बात समझ गई थी। मैंने मम्मी को बताया कि मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। खूबियां खामियां हर इंसान में ही मौजूद होती हैं और मेरे पति में केवल शारीरिक दृष्टि से यह कमी है, लेकिन उनमें खूबियां ऐसी हैं कि मैं खुद पर रश्क करती हूँ। मम्मी ने जब मुझे इस तरह खुशहाल देखा तो वह भी चुप हो गई थीं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें भी मेरे ससुराल वालों से शिकवा था। लेकिन फिर आए दिन जब वह अपने परिवार वालों से कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर सुनतीं, जब किसी लड़की को अपने पति से शिकायत होती या किसी के ससुराल वाले उसके साथ जुल्म करते, तब मम्मी फिर से भगवान का शुक्रिया करती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और मेरे पति की इस कमी से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।